क्या आप हाई स्कूल के छात्र हैं बच्चों? अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ये सामाजिक विषय का वीडियो है जो नागरिक शास्त्र पाठ से अध्याय नंबर 5 है, जिसका जो शीर्षक है जन संघर्ष एवं आंदोलन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं और इन सब्जेक्टों को, इन पॉइंटों को, अगर इन बिंदुओं को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। निश्चित तौर पे मैं इस बात का वादा करता हूं, अगर मेरा वीडियो आप देखते हैं तो इस जो टॉपिक है इसको आप खूब बेहतर से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत कक्षाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों की सामाजिक विषय का नागरिक शास्त्र का मैं और भी जितने आपके बुक में जो भी चैप्टर दिए हुए उन सबका मैं वीडियो बना चुका हूं। आप उन वीडियो को पढ़ें, देखें और उससे अपने ज्ञान स्तर को बढ़ाएं और बोर्ड परीक्षा में बच्चों अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जन संघर्ष और आंदोलन ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की, किस तरह से एक बोलिविया नामक देश है जहां पर किस तरह से एक जल क्रांति हुई और वहां जल के एक जो रूल्स थे वो सरकार ने बना रखे थे, उस रूल्स को उसने किस तरह से जन संघर्ष के आगे घुटने टेक दिए और उसको चेंज कर दिया। तो दो उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है, एक नेपाल का और एक बोलिविया का। तो हम सबसे पहले नेपाल का पढ़ेंगे बच्चों। इस वीडियो में मैं नेपाल के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हुई, क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरह से वहां की जनताओं ने अपने इतनी कठिन संघर्ष के बाद यानी जन संघर्ष और आंदोलनों का सहारा लिया और किस तरह से वहां सत्ता में परिवर्तन कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना की। तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। सबसे पहले जान लेते हैं जन संघर्ष क्या होता है। जन संघर्ष का मतलब होता है लोगों द्वारा किया गया संघर्ष, लोगों द्वारा किया गया विद्रोह। किसी व्यवस्था में जब परिवर्तन करना हो और उस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए लोग सरकार का या सत्ता का विरोध करने लगे, उसका विरोध करके उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कहें, तो उस विरोध को, उस लोगों के संगठन को, उस जुड़ाव को हम क्या कहेंगे? जन संघर्ष कहेंगे बच्चों। और उसके अलावा आंदोलन, आंदोलन भी वही चीज है जब किसी विशेषता, जो कोई वर्तमान में व्यवस्था चल रही होती है, उस व्यवस्था में आने वाले किसी भी कमी को जब आम जनता या संगठन उसको परिवर्तित करना चाहती है और उसके लिए वो जो संघर्ष करती है बच्चों, उसको हम कहते हैं आंदोलन। ठीक है बच्चों, आंदोलन के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। अब मैं आपको स्पेशली नेपाल के लोकतंत्र में, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे होती है इस बारे में आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना लगभग कब हुई। तो ये शुरू हुई थी 1990 के दशक में। कब शुरू हुई थी? 1990 के दशक में वहां लोकतंत्र की स्थापना होती है। वहां के राजा, जो उस समय के राजा होते हैं वीरेंद्र, वह औपचारिक मात्र सत्ता में रहते हैं, यानी वो अपनी शासन जो शक्तियां हैं वह किसको दे देते हैं? सौंप देते हैं। वह वहां के संसद को सौंप देते हैं। संसद मतलब वो वह लोग थे, उन राजनीतिक दलों के सदस्य थे जो संसद में थे और उन्हें जनता ने अपनी मतों से अपनी इच्छा अनुसार चुना हुआ था बच्चों। तो वहां क्या हुआ नेपाल में कि उस समय राजा की जो शक्तियां थी वह किसमें समाहित हो गई? वह आम जनता या आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में चली गई और राजा वहां के जो वीरेंद्र थे वो नाम मात्र के शासक रह गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वहां क्या होने लगा? लोकतंत्र की जो अवधारणाएं हैं, जो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, जो लोकतंत्र के लक्षण वो वहां शामिल होने लगे। सफर अच्छा चल रहा था कि अचानक से घटना घटती है, राजमहल में हत्याकांड हो जाता है जिसमें राजा वीरेंद्र का हत्या हो जाती है। और ये हत्या एक रहस्यमय घटना हो जाती है। कैसे होती है, कहां होती है, ये सब पता नहीं चलता है। अब वीरेंद्र के बाद वहां का जो राजा बनते हैं जिनका नाम था ज्ञानेंद्र, क्या नाम था बच्चों? ज्ञानेंद्र। वो वहां के नए राजा बनते हैं। वह राजा बनने के बाद क्या करते हैं? उनको जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, उसमें उनको भरोसा नहीं होता है, उनमें उनकी दिलचस्पी नहीं होता है। और वो उस समय की जो सरकार थी वहां पर नेपाल में, वह उसकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उनकी कमजोरियों का फायदा उठा करके जो वहां की संसदीय जो सरकार होती है, जो वहां की सत्ता होती है, उसको भंग कर देते हैं और खुद सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से वहां की सारी शक्तियां, अभी लोकतंत्र में गया था, उसके बाद कहां चला गया? फिर ज्ञानेंद्र यानी फिर राजा के हाथों में चला गया। तो जब ये लोकतंत्र स्थापित हुआ आरंभ में नेपाल में, अभी वो संक्रमण काल में था। नेपाल में जो
राजा वीरेंद्र के समय में जो लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी बच्चों, वह संक्रमण काल में था। संक्रमण काल का मतलब आप समझ रहे बच्चों कि संक्रमण काल क्या होता है। संक्रमण का मतलब यह होता है जब कोई एक व्यवस्था अपने अवस्था को छोड़ के, अपनी व्यवस्था को छोड़ करके दूसरी व्यवस्था में परिवर्तित होने लगती है और वह दूसरे तक पहुंच नहीं पाती, बीच में ही रह जाती है, तो उसको हम कहते हैं संक्रमण काल। यानी कि पहले से खत्म होना लेकिन दूसरे तक न पहुंच पाना, बीच में ही रह जाना, क्या होती है, संक्रमण काल होती है। तो संक्रमण में अभी थी वहां की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लेकिन उसी बीच में घटना घट जाती है। शाही खानदान में कुछ हत्याकांड हो जाते हैं जिसमें राजा वीरेंद्र की मौत हो जाती है या हत्या हो जाती है। फिर बनते हैं वहां के राजा ज्ञानेंद्र, जो वहां के लोकतांत्रिक शासन का बहिष्कार कर देते हैं, वहां की सरकार को भंग कर देते हैं, संसदीय व्यवस्था को भंग कर देते हैं और राजा होकर के स्वयं सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं। अब वहां के जो लोग थे वह इस तंत्र से खुश नहीं थे, उनकी चाहत कुछ और थी, वह लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास रखते थे। वहां की जनता चाहती थी कि ये जो राजतंत्र है, राजतंत्र में जो शासन की शक्ति है वो राजतंत्र से निकल करके लोकतंत्र में चला आए, यानी कि संसदीय शासन में चला जाए। संसदीय शासन का मतलब कौन लोग, उन लोग जिनको वहां की जनता ने प्रतिनिधि के रूप में चुना था और संसद में भेजा था, तो उनके हाथ में वो जाने के लिए थे। इस मकसद से, इस उद्देश्य से 2006 में, अप्रैल 2006 में बच्चों, अप्रैल का महीना था 2006 में, वहां एक जन आंदोलन चालू होता है। वहां एक क्या होता है, जन आंदोलन चालू होता है, जो शीघ्र ही एक भयंकर रूप ले लेता है, एक विस्तारित रूप ले लेता है, बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जन संघर्ष क्या होता है, एक बड़े रूप में ले लेता है और प्रत्येक दिवस में लाखों लोग, कितने लोग, लाखों लोग अपने घरों से निकलते हैं और उसमें काठमांडू की सड़कों पर, और काठमांडू में किसका करते हैं, वो लोकतंत्र की मांग करते हैं और राजतंत्र के खिलाफ अपनी बातों को रखते हैं। कब करते हैं, 2006 में अप्रैल में। कितने लोग, मैंने बताया, लाखों लोग सड़क पर उतर आते हैं अपने घरों को छोड़ करके। किस मकसद से, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए और राजा की शक्तियों को हटा करके उन शक्तियों को किसमें भेजने के लिए, लोकतंत्र में भेजने के लिए बच्चों। तो आप देखते हैं 2006 में ये शुरू होता है अप्रैल में। अप्रैल में 21 अप्रैल की बात अगर हम करें बच्चों, 21 अप्रैल, देखिए क्या है, 21 अप्रैल को ये जो संख्या मैंने बताया आपको लाखों, वह संख्या 3 से 4 लाख में बदल जाते हैं, 3 से 4 लाख में बदल जाते हैं। ये संख्या कैसे बढ़ गई, इतने लोग कहां से आए, इसके लिए मैं बता दूं बच्चों, जो संसद के सदस्य थे वह नेपाल के बड़े बड़े जो राजनीतिक दल थे उसी के सदस्य थे। तो उन सभी दलों ने आपस में मिल करके राजतंत्र का विरोध किया और ये जो सारे दल मिल गए, उसमें 7 दल थे। इस 7 दल को हिंदी में कहा गया सप्तदलीय गठबंधन। क्या कहा गया बच्चों, सप्तदलीय गठबंधन। इसको याद करना बहुत जरूरी है। वहां के 7 बड़े बड़े जो राजनीतिक दल थे वो आपस में क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 7 पार्टी अलायंस। 7 पार्टी अलायंस मतलब होता है 7 दलों का गठन, संगठन। उसको शॉर्ट में बोलते हैं SPA। ये हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे पूछ भी ले, SPA का फुल फॉर्म क्या था या SPA क्या है, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं कि सप्तदलीय एक संगठन है जो नेपाल में लोकतंत्र की मांग के लिए संगठित हुए थे बच्चों। तो अब आप देखते हैं कि ये बड़ी संख्या। अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि केवल 7 दल ही थे, एक और दल भी था। वहां पर एक ऐसी संगठन थी जो वहां के लिए हिंसात्मक रूप से भी अपनी बात मनवाने के लिए तैयार होती थी, हिंसात्मक रूप से भी अपने काम को अंजाम देती थी। वह क्या था, वह माओवाद था। क्या था, माओवाद। अब माओवाद क्या था, माओवाद का मतलब था, देख लीजिए माओवाद क्या था। ये माओवाद चीन में एक वो शासक हुआ करता था जिसका नाम था, क्रांतिकारी हुआ करता जिसका नाम था माओ से तुंग। तो चीन के माओ से तुंग की जो तकनीकी थी, जो रणनीति थी, जिस आधार पर वो शासन में परिवर्तन करना चाहता था, उसी से ये लोग उसी का फॉलो करते थे, उसी का अनुसरण करते थे। जो हिंसा के रूप में भी प्रयोग करते थे, वह लोग हिंसात्मक रूप से शासन में बदलाव करने के लिए आतुर थे। और नेपाल में भी कई स्तर से उन्होंने हिंसा करने का काम भी किया और नेपाल शासन को बदलने का प्रयास किया। तो ये लोग भी इस सप्तदलीय पार्टी में जुड़ गए और इस तरह से एक विशाल जनसभा राजतंत्र के खिलाफ मांग करने लगी।
लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तो इन्होंने जो 21 अप्रैल को ये जब संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, कितनी बढ़ गई मैंने बताया 3-4 लाख हो गई, और ये 3-4 लाख लोग मिल करके क्या करने लगे, राजा को 3 प्रस्ताव रखे। कितने प्रस्ताव रखे, 3 प्रस्ताव। वो 3 प्रस्ताव कौन कौन से थे, नंबर 1 था कि जो संसद है शक्तियां संसद को दे दी जाए, संसद को शक्तियां दे दी जाए। दूसरा क्या था कि जो सत्ता हो, जो सरकार बने वह सर्वदलीय हो जाए, जो सरकार बने वो सर्वदलीय यानी सब दल मिलाकर के सरकार बनाए। और जो तीसरा था वह था नवीन संविधान सभा का गठन हो, नवीन संविधान सभा का गठन हो, नवीन संविधान सभा का गठन हो। तो ये 3 मांग ये लोगों ने जो जल संघर्ष कर रहे थे, ये 7 पार्टी अलायंस जो थी, ये 3 मांग राजा के समक्ष रखे। राजा ने इसको ध्यान नहीं दिया और बेमन से 2-4 बातें सुनने के लिए कहा, लेकिन उसको बहुत सीरियसली उसने उसको नहीं लिया। उन लोगों को लगने लगा, ये जो जन संघर्ष कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको लगने लगा कि राजा को नाम मात्र का ही बात कर रहा है, इसमें वो कोई परिवर्तन होने नहीं देगा। तो उसने उनको अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी कि अगर आप इतने दिन की देने, उनको एक टाइम दिया कि इतने दिन में आपको हमारी बात अगर आप नहीं मानते हैं तो ये जो जन आंदोलन है, जो जन संघर्ष है, वो और विकराल रूप ले लेगा बच्चों। तो ये जो समय था वो था 24 अप्रैल। कितना का था ये बता रहे हैं, आपको बता दूं 24। ये सब 2006 की बात है बच्चों। ये जो आंदोलन हुआ था वो 2006 में हुआ था। तो अब देखिए कि जो ये 24 अप्रैल तक का समय दिया गया था, इसमें इन्होंने ये जो जन आंदोलन कर रहे थे उन्होंने 3 बातें रखी थी। इन तीनों बातों को राजा मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कुछ लिपापोती बात करता था लेकिन स्पष्ट रूप से इन 3 बातों को मानने से इनकार कर दिया। हुआ क्या, 24 अप्रैल तक जन आंदोलन बढ़ने लगे और ज्यादा विद्रोह होने लगा। अंततः वहां का राजा जो वीरेंद्र था ज्ञानेंद्र था, वो मजबूर हो गया और इन तीनों बातों को स्वीकार कर लिया और अपनी शक्तियां बहुत कम रख दी और बाकी शक्तियां किसको दे दी, संसद को दे दी। यानी कि लोकतंत्र आस्था में उसका भी विश्वास हो गया और वो अपनी शक्तियां लोकतंत्र में कन्वर्ट करने लगा बच्चों। अब उसके बाद होता क्या है, वहां की जो 7 पार्टी अलायंस होती हैं, वह एक होते हैं गिरिजा प्रसाद कोइराला। यहां मैं नाम लिख दे रहा हूं, गिरिजा प्रसाद कोइराला। इनको अंतरिम सरकार होता है जो उस टाइम के लिए फिक्स होते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उस टाइम के लिए, तत्काल टाइम के लिए, उसको कहते हैं अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार के लिए गिरिजा प्रसाद कोइराला को वहां का प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है बच्चों। और उसके बाद जो पार्टियां होती हैं और जो माओवाद होता है वह आपस में समझौता करता है और समझौता करने के बाद क्या करता है, वह एक नवीन संविधान सभा की गठन करने पर विचार करता है। और इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से राजा मजबूर हो गया जन संघर्ष के सामने, लोगों के सामने अपनी जो शक्तियां थी उसको छोड़ना पड़ा, अपना जो तंत्र था, अपनी जो व्यवस्था थी उसको त्यागना पड़ा और जो सारी शक्तियां थी सत्ता की, शासन की, वो लोगों में या कह सकते उनके प्रतिनिधियों में, संसद में देना उनकी मजबूरी हो गई। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इसमें क्या पढ़ा, आपने क्या समझा कि अगर वहां की जनता चाही और उसने मेहनत किया, सही रास्ते पर अपने मार्ग को आगे बढ़ाया तो निश्चित तौर पे वहां की शासन व्यवस्था बदलेगी। और वहां के नेपाल की जनता ने एकदम ठान लिया था कि राजतंत्र को खत्म करना है, लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ बच्चों। इस तरह से आपने देखा कि अगर हम सेंट्रल आइडिया देख लें तो यह कह सकते हैं कि जो भी लोकतंत्र होता है उसमें जनता ही सर्वेसर्वा होती है। जनता जिसके लिए विद्रोह करती है, जिसकी मांग करती है, अगर वो सही है तो उसको मानना सरकार के लिए एक व्यवस्था हो जाती है। तो हमने क्या देखा, किस तरह से जन संघर्ष एक शासन व्यवस्था को बदलने में सहायक होता है बच्चों। हमारे सेंट्रल आइडिया क्या निकलना है, पूरी पढ़ने के बाद हमने क्या निकाला कि अगर शासन व्यवस्था में कोई आवश्यकता है परिवर्तन करने की तो वो कौन कर सकता है, वह कर सकती है वहां की जनता, वहां के लोग। और वो मेहनत करके वो लोग संगठित होकर के अगर चाहेंगे तो देश की शासन व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये जो पहला भाग है वो कंप्लीट होता है। दूसरे भाग के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।